आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी में अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जिसका जो हमारा जो टॉपिक का जो टाइटल है वो है वैदिक काल, पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो एमसीक्यू रहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है नृजातीय समूह को, इसको एथनिक ग्रुप भी कहा जाता है, यायावरी जाति को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। जब हम आर्य शब्द की बात करते हैं तो ये जो आर्य शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये जो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन है इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, श्रेष्ठ वंश को आर्य समूह इंगित करता है। यायावरी जाति की अगर हम बात करें तो यायावरी ऐसी जाति होती है जो घुमक्कड़ होती है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है यायावरी से। इसको हम जाति यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो हम सब के लिए बहुत वेल नोन क्वेश्चन है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारी वैदिक काल शुरू हुआ और वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उसको हम वैदिक काल कहते हैं। और ये वैदिक काल का जो पहला हिस्सा था इसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, यानी जिसमें हमारी ऋग्वेद लिखा गया तो इसको कहा ऋग वैदिक काल। और इसका जो कालखंड रहेगा वो रहेगा लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और जब ऋग्वेद के अलावा जो हमारे वेद लिखे गए उसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है ये उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड रहा वो रहा हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय। तो यानी कि वैदिक काल कहने का मतलब है ऐसा कालखंड जिसमें वेदों की रचना हुई, उसमें भी जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई वो है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। और ऋग्वेद के अतिरिक्त जो अन्य वेदों की जो रचना हुई, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उसको हमने उत्तर वैदिक काल कहा। और अन्य भी यहाँ पर वैदिक कालीन साहित्यों की रचना की गई। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो ये कालखंड भी पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे प्राचीन वेद है जिसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन है वो है हमारा ऋग्वेद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो जब हम वर्ण की बात करते हैं तो हमारे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और वर्ण शब्द की अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में इसका वर्णन कहाँ पर आता है, तो ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं और 1027 सूक्त हैं। तो ऐसे में जो हमारा 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वहीं पर ही वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में। और 4 वर्ण बताए गए हैं। एक विराट पुरुष के बारे में बताया गया है जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई उसको ब्राह्मण कहा, भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई उनको क्षत्रिय कहा, जांघों से जिनकी उत्पत्ति हुई उनको वैश्य कहा और पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई उनको शूद्र कहा। तो चौथा वर्ण शूद्र बताया गया है। तो ये जो हमारा उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है पुरुष सूक्त में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में। तो वर्ण व्यवस्था जो हमने 4 अभी वर्णों की बात करी, ये जो वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है हमारे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। तो ये जो पुरुष सूक्त है इसका संबंध ऋग्वेद से हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सुमेलित कीजिए। यहाँ हमें मैच कराना है कि एक साइड हमारे वेद दिए गए हैं और दूसरी साइड हमारे वेदों के विषय दिए गए हैं। तो हमें वेद और उनके पर्टिकुलर विषय से मैच कराना है। जैसे अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो जो हमारा अथर्ववेद है उसका संबंध औषधियों से। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हमारे ईश्वर की महिमा का वर्णन है। तो
2 बी का 1 हो जाएगा। यजुर्वेद की बात करें तो बलिदान यज्ञ इससे संबंधित है, तो सी का 2 हो जाएगा। और अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो पुट हमारा कुछ बनेगा 3 1 2 4 और यहां मिला लेते हैं 3 1 2 4, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। यहाँ पर एक टर्म आया है ब्राह्मण, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा वेद, वेद हमारे जो वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, और कुछ ही लोग उस समय पर संस्कृत के पठन पाठन करते थे। संस्कृत पढ़ना बहुत कम लोगों को आता था, तो ऐसे में जनमानस तक का वेदों को कैसे पहुंचाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वेदों को सरल भाषा में ट्रांसलेट किया गया। तो जो वेदों की जो सरल व्याख्या है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो हर वेद की अपनी सरल व्याख्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यहाँ जो गोपद ब्राह्मण है हमारा, ये हमारा संबंधित है अथर्ववेद से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अथर्ववेद की सरल भाषा में जो रूपांतरण है वो ब्राह्मण है। जैसे हमने ऋग्वेद की बात कही, तो ऋग्वेद जैसे वेद है हमारे संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में पद्य में लिखे गए, लेकिन जब हमने उनको सरल भाषा में लिखा तो वही क्या कहलाए, हमारे ब्राह्मण कहलाए। तो हर वेद का अपना एक ब्राह्मण है। जैसे यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से संबंधित शतपथ। ऋग्वेद की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद की बात करें तो गोपद ब्राह्मण, सामवेद की बात करें तो पंचवीश। तो ये हमारे ब्राह्मण है जो हमारे वेदों की सरल व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और उसमें जो नवा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में क्योंकि ईश्वर की महिमा का वर्णन है, और यहाँ पर इंद्र, अग्नि और सोम, यानी कि इंद्र पहले स्थान पर देवताओं में, अग्नि दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर सोम देवता का वर्णन है। तो यहाँ पर जो नवा मंडल है, सोम की जो बात होती है वो किस में आती है, नवे मंडल में आती है। इसके अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो हमने कहा सोम को समर्पित है। सोम और इस पे पर नामकृत देवता को, यानी कि जो सोम था, तो ऐसा नहीं कि सोम का मतलब सोम रस और ये वो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्यतः सोम की अगर हम बात करें तो सोम क्या, तो सोम उस समय पर वनस्पतियों के देवता से संबंधित थे। तो वही वनस्पति और वनस्पति से संबंधित जो हमारे देवता थे वो सब हमारे किस में आते थे, सोम में आते थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आगे बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था। तो जो वेद और वेदांग पढ़ाते थे वो जो टीचर होते थे उन टीचरों को उपाध्याय कहा जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं कि लौह धातु का प्रचलन हो चुका था। ये जो प्रमाण मिलते हैं ये अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा में, तो वहां से ऐसे हमें प्रमाण मिले। तो बी इसका राइट आंसर होगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें उपनिषद की, तो हमने जैसे कहा वेद, हमारे वेदों में अलग अलग विषयों पर बात की गई है। उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत कठिन थी, संस्कृत में थी, सबको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, तो सरल भाषा में रूपांतरित किया गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ऐसे ही अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कहने का मतलब है जब कोई उप मतलब नजदीक। तो अगर हम इस उप की बात करें तो उप का मतलब होता है नजदीक, समीप। तो गुरु के समीप बैठकर जब कोई ज्ञान लिया जाता है तो वो हमारा उसका संबंध किससे, उपनिषद से, ऐसा उपनिषद की व्याख्या में कहा गया है।
और अगर हम उपनिषद की और बात करें तो उपनिषद जो हमारे वेद हैं, वेदों को जब हम दर्शन से जोड़ देते हैं, फिलॉसफी से जोड़ देते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाता है, वही हमारा उपनिषद कहलाता है। तो यानी कि वेदों का जो दर्शन प्रेजेंट किया गया है, उनको नाम दिया गया है किससे किससे संबंधित, उपनिषद से संबंधित। तो हमारा उपनिषद जो विषय है या उपनिषद जो हमारे हैं, वो हमारा किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। ये एग्जाम में कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम के संवाद की बात की गई है। ऑप्शन है हमारे पास बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोप उपनिषद में और केन उपनिषद में। जब भी यम और नचिकेता के संवाद की बात आती है तो यम नचिकेता का जो संवाद है ये कठोप उपनिषद से लिया गया है, कठोप उपनिषद में है। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उपनिषद कहने का मतलब है दर्शन, तो यानी कि नचिकेता और यम के बीच में एक संवाद हुआ और उसमें नचिकेता ने यमराज से कई सारे प्रश्न पूछे और उसमें मृत्यु को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे गए। तो ये जो सारा जो संवाद का जो संकलन है यम नचिकेता का, वो हमारा किस में मिलता है, सॉरी ये गलत गया है, इसमें छांदोग्य लग गया है, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कठोप उपनिषद, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो हमको हमारे पास कुछ वैदिक साहित्य है, उनका सही क्रम हमें बताना है कि पहले कौन सा लिखा गया, फिर कौन सा लिखा गया, फिर कौन सा लिखा गया। तो हमें पता है कि सबसे पहले वेद लिखे गए, तो वैदिक संहिताएं और वैदिक संहिताएं यानी कि वेदों को सरल भाषा में जब उसका रूपांतरण किया गया तो उसी को हमने ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण के अंतिम हिस्से को जंगल में बैठ के लिखा गया तो उसको अरण्यक कहा गया। और फिर इन्हीं वेदों की भाषा को जब दर्शन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया तो उसको हमने उपनिषद कहा। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सब कुछ इस तरीके से रहेगा, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर होगा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो यहाँ पर अस्कनी हमारी जो नदियां हैं उन नदियों के कुछ प्राचीन नाम थे। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था। ऑप्शन है हमारे पास व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो जब भी हम अस्कनी की बात करते हैं तो अस्कनी जो हमारा नाम था वो हमारा चेनाब का था। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, तो व्यास का प्राचीन नाम हमारा विपाशा। और रावी की बात करें तो रावी का प्राचीन नाम हमारा परुष्णी, परुष्णी नदी विपाशा का प्राचीन नाम था। और अगर चेनाब की बात करें तो यही अस्कनी हमारा चेनाब का प्राचीन नाम है। और अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम का प्राचीन नाम है हमारा वितस्ता। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे प्राचीन नाम है नदियों से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, चेनाब का पूछा गया है। तो ये हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से नदियां दी गई है और नदियों के प्राचीन नाम से हमें मिलाना है। तो हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में परुष्णी नदी का मिलाया था रावी के साथ। तो हमारा बी का 3, तो यानी कि ए बी सी डी, और हमने कहा बी का 3 आ रहा है। तो हम पहले देख लेंगे बी का 3 कहीं है। तो हमने कहा कि बी का 3 केवल एक ही जगह है, बाकी जगह नहीं है। तो हमारा समय बचाने के लिए हम राइट ऑप्शन पे तो पहुंच गए, जैसे हमने बी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर भी हम क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कुंभा, कुंभ का प्राचीन नाम होगा हमारा काबुल यानी कि 2। और सदानीरा का अगर हम बात करें तो सदानीरा का प्राचीन नाम होगा हमारा सतलज। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, सदानीरा का प्राचीन नाम होगा गंडक और शत्रुदी का प्राचीन नाम होगा सतलज। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा 2, 3, 1, 4, तो बी हमारा राइट ऑप्शन बन गया। तो इस तरीके से केवल एक मैच करा के भी एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, क्रॉस चेक कर लेंगे। और
बाकी क्या कहते हैं, इस तरीके से भी कूट अपना बना के मिला सकते हैं। तो ये नदियों से संबंधित जो नाम है इसको ध्यान में रखना है। जैसे हमने शत्रुदी का पढ़ा कौन सा, सतलज, और सदानीरा का हमने पढ़ा कौन सा, गंडक, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा बोगसगुई, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख मिलता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया माइनर के आसपास ये बोगसगुई मिला, यानी कि ईरान, और यहाँ के वहां के जो देवी देवता और यहाँ के जो वैदिक काल के जो देवी देवता थे, इनमें काफी रिजेम्बलेंस मानी जाती है, तो इसलिए ये बोगसगुई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का और कलाई का। तो जब हम निष्क की बात करते हैं तो निष्क हमारा जो है वो गले का आभूषण है, बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो पूछा जा रहा है कि जो हमारे वैदिक आर्यों से पहले जो हमारे पूर्व वैदिक लोग थे, आर्य थे, उनका प्रमुख धर्म मुख्यतः क्या था? तो जो उस समय के जो लोग थे वो हमारी प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकृति के उपासक थे, तो सी राइट आंसर। आगे बढ़ते, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो प्रश्न पूछा जा रहा है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति के रूप में क्या था, तो गाय बड़ी इंपॉर्टेंट थी ऋग्वैदिक काल में, और संपत्ति की जो गणना की जाती थी वो गाय को लेकर की जाती थी, यानी कि जिसके पास जितनी अधिक गाय वो उतना ज्यादा क्या अमीर माना जाता था। स्पेशली उस समय पर गाय के चोर होते थे और उन चोरों को रई कहा जाता था। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो गाय की चोरी होती थी उस समय, क्योंकि भूमि पर अधिकार का ज्ञान नहीं था। भूमि पर अधिकार का ज्ञान हमारा महाजनपदों के काल में हुआ, और तब पहली बार लोगों ने, उस समय के लोगों ने भूमि पर अधिकार किया। उससे पहले जो हमारी संपत्ति की जो गणना हुई वो किसके आधार पर की जाती थी? गाय के आधार पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है, क्योंकि गाय बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द या अघन्य शब्द किसके लिए आए? तो गाय जो थी ऋग्वैदिक काल में ना मारने योग्य थी, तो ये जो अघन्य शब्द आया है इसका मतलब है ना मारने योग्य, ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है, तो सी राइट आंसर होगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है ये हमारा मुंडोपनिषद से लिया गया है। एक मांडूक्य भी होता है, एक होगा मांडूक्य उपनिषद। तो अगर मांडूक्य और मुंडक उपनिषद दोनों आ जाए तो ये नहीं है हमारा, ये मांडूक्य उपनिषद सही है। कंफ्यूजन के लिए मुंडक उपनिषद और मांडूक्य दोनों दे दिए जाते हैं, यहाँ पर हालांकि नहीं है लेकिन एग्जाम हॉल में दिए जा सकते हैं, तो दोनों के डिफरेंस को समझना होगा। और सत्यमेव जयते जो है हमारा वो बहुत क्लेरिफाई करके हमें देखना है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? उपनिषद का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षट दर्शन का। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है वो उपनिषद से लिया गया है, तो ए राइट होगा। वृहद अरण्यक जो हमारा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद, तो वहीं से ही ये तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन लिया गया है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो लिपि पूछी गई है, देवनागरी, खरोष्टी, पाली। तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी और लिपि क्या थी हमारी? ब्राह्मी थी, तो डी राइट आंसर होगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो ये हमारा, हमने कहा ये हमारा भारत है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान कुछ इस तरीके से, यह हमारा भारत है, यहाँ हमारा ये पाकिस्तान, यहाँ हमारा अफगानिस्तान, ये थोड़ा और इधर आएगा, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पर हमारा लगता है कौन सा? ईरान।
तो ये जो ईरान है, ये अवेस्ता एक ग्रंथ है, जैसे भारत में एक ग्रंथ है वेदों में, कौन सा, ऋग्वेद, ऐसे ही ईरान के लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता। ये जो अवेस्ता है और जो ऋग्वेद है, इसमें कई कई सारी रिजेम्बलेंस है। तो ये माना गया जाता है इस रिजेम्बलेंस को देख के कि जो हमारे आर्य थे ये कहाँ से आए, ये आर्यों का संबंध हमारे मध्य एशिया से भी रहा है, इस बात से पुष्टि होती है, क्योंकि अवेस्ता के जो देवता हैं, जिन जिन देवताओं का अवेस्ता में नाम आया है उनका हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। तो दोनों की रिजेम्बलेंस की वजह से पूछा जाता है कि अवेस्ता क्यों महत्वपूर्ण है। तो अवेस्ता एक प्रकार का ग्रंथ है जिसका संबंध हमारे कहाँ से है, ईरान से है। क्योंकि आर्यों के आर्य कहाँ के थे, इस बात को लेकर भी हमारे जो इतिहासकार हैं वो उनमें क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो माना जाता है, जो सर्वमान्य है, वो ऐसा कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मध्य एशिया से आने वाली थ्योरी के कई सारे हमको ऐसे प्रूफ्स मिल जाते हैं, या फिर हम कहें कि ऐसी कई सारी बातें रिजेंबल हो जाती है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये कहाँ के रहे होंगे, मध्य एशिया के रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक काल में पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणी की अगर हम बात करें तो पणी एक प्रकार के व्यापारी थे, तो डी राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, जिसको दासराग युद्ध भी कहा जाता था। ये दासराग युद्ध हमारा आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था। तो इसको जीता, ये जो नदी थी ये थी हमारी परुष्णी नदी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि ऋग्वेद पर कौन आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा जो सामवेद है जिसका विषय संगीत है, ये हमारा ऋग्वेद पर आधारित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वैदिक काल में जो शासन की प्रणाली थी वो कैसी थी? निरंकुश थी, गणतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, कि वंश परंपरागत राजतंत्र था? तो वैदिक काल में वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी कि हमारा वंशानुगत शासन था। क्वेश्चन नंबर 29, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। यानी कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, इसकी ये किस चीज के अंतर्गत आते हैं? तो ये कुछ हमारे जो इनका जो संबंध है वो हमारे पुराणों से है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराण के हिस्सों को कहा जाता होगा, किसी को सर्ग, किसी को प्रतिसर्ग, किसी को वंश। तो इसका संबंध हमारे किससे? पुराणों से। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। तो अगर हम इनको हमें मिलाना है कि कौन कौन से समाज से क्या क्या हमारे रिलेटेड था। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो प्रथम नगरीय सभ्यता है। जब भी अगर पूछे कि प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है, तो प्रथम नगरीय सभ्यता हमारी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और अगर प्रश्न पूछे हमारी द्वितीय नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो द्वितीय नगरीय सभ्यता थी हमारी महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों के उदय को हमारी द्वितीय नगरीय महाजनपदों को द्वितीय नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगर हम वैदिक काल की सभ्यता की बात करें और प्रश्न पूछे कि वैदिक काल को किस प्रकार की सभ्यता कहा जाता है, तो वैदिक काल में कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो 1 का हमारा 4 हो जाएगा और ए का 4 दो जगह पर है, ए का 4 और ए का 4। तो हमारा बी और सी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिए। और देखते हैं उत्तर वैदिक समाज की बात करें, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी तो उत्तर वैदिक समाज हमारा कृषक था। तो 3 राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो चारागाह यहाँ के जो लोग थे, ये इनका संबंध चारागाह से था। मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी से संबंधित था, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता का संबंध। ये हमारा ईरान से ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी करा था और ये रिपीट हो गया होगा।
तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र। तो जब भी हम पूर्व वैदिक आर्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे प्रमुख देवता थे वो हमारे इंद्र थे। और अगर हम ऋग्वेद की भी बात करें तो ऋग्वेद में 250 सबसे ज्यादा जो मंत्र आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे इंद्र देवता को लेके आते हैं। तो हमारा एक है वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, और वैदिक काल में ही ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक आर्यों के बारे में पूछा है कि सबसे लोकप्रिय देवता कौन से थे, तो ऋग्वेद में सबसे जो लोकप्रिय देवता बताए गए हैं वो इंद्र बताए गए हैं, और इंद्र के लिए सबसे अधिक मंत्र आए हैं 250। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस देवता के लिए सर्वाधिक मंत्र लिखे गए हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के लिए 250 और फिर अग्नि के लिए 200। तो ध्यान में रखेंगे। वैदिक देव मंडल में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये इंद्र को ही माना जाता था युद्ध का देवता। इंद्र को क्योंकि पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, तो पुरंदर का अर्थ है दुर्ग को भेदने वाला। तो इस सेंस में इंद्र को हमने क्या कहा? युद्ध का देवता कहा। बारिश के तो देवता होते ही हैं, साथ में युद्ध के देवता भी माने गए इंद्र, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद में प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूं। तो यव जो हमारी सबसे प्राचीन जिसकी कृषि भी की गई, तो ये जो यव शब्द है ये हमारा किससे संबंधित है? जौ से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करी और उनके राइट आंसर को समझा, उसके आसपास के एरिया को कनेक्ट करने की कोशिश करी। आपको इससे एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस किस एरिया को टच कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो एसएसटी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो 25 जून से 25 जून को लॉन्च की जाएगी। पार्ट 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, तो जो लोग भी उनसे जुड़ना चाहते हैं वो उससे जुड़ सकते हैं ऐप के माध्यम से, और ऐप का जो हमारा लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। आज की क्लास के लिए हम आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।